अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए कि कंचना जी आप भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी विचारधारा से आप लोगों को असली दिक्कत क्या है, किस बात को लेके? क्योंकि वो तो भारत के अतीत की बात करते हैं, भारत के गौरव की बात करते हैं, हिंदू धर्म को साथ लेके चलने की बात करते हैं, उसमें गलत क्या है? तो किस चीज पर आप लोगों की आपत्ति है और किस चीज पर आप लोग इतना वो रहती हैं? कंचना जी आप जवाब दें। जी जी। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, बीजेपी से हो और चाहे वो बीजेपी की जो पार्टी है, जो आरएसएस है, जो संघ है, उस विचारधारा से हमें लड़ाई है। और उसी विचारधारा की वजह से हम दोनों को बैन करने की कोशिश भी की गई है। तो क्यों ना हो दिक्कत भला। और संघ को आप सोचिए ना कि ये गौरव की बात करते हैं, ये 70 साल 75 साल पहले की बात करते हैं, 11 साल पहले की बात नहीं करते। और किस गौरव की बात करते हैं, किस गौरव की ये लोग बात करते हैं? आजादी की लड़ाई में कहाँ थे ये लोग? आजादी की लड़ाई में चाहे वो सॉल्ट सत्याग्रह हो, उसमें भी ये कहना कि भाई संघ के पोस्ट पे रहते हुए, संघ में रहते हुए कोई भी व्यक्ति आजादी की लड़ाई में सॉल्ट सत्याग्रह में भाग नहीं ले सकता, और अगर कोई भाग लेगा तो उसको रिजाइन करके उसमें भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद चाहे आजाद हिंद फौज जब आ रही थी हमारे देश में, तो उस समय शिविर लगा लगा कर यह कहना कि इस देश के जो नवयुवक होंगे वो ज्वाइन करेंगे जो अंग्रेजों की फौज है, आजाद हिंद फौज के ही खिलाफ। तो कहीं से भी इनकी इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनका जो संघर्ष रहा है, ये जो कहानी लिखने की, हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते हैं, वो हमसे नहीं मैच होता है। और दूसरा, ये जो मनुस्मृति को बार बार स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका ने तो मनुस्मृति का एक पेज फाड़ा तो इतना बवाल हो गया। आखिर में मनुस्मृति से इन लोगों को लगाव क्यों है? मनुस्मृति तो यही कहती है ना कि हम छोटे रहें तो अपने पिताजी के अधीन रहें, हम बड़े हो जाएं, हमारी शादी हो जाए तो हम अपने पति के अधीन रहें, फिर हमारे बच्चे हो जाएं तो हम अपने पुत्र के अधीन रहें। अधीन होने के लिए हम इस दुनिया में आए हुए हैं क्या? मतलब हम महिलाएं ही जो है कि बच्चे पैदा करते हैं और हमें जो है अधीन भी रहेंगे। तो ये जो ओवरऑल इनकी आइडियोलॉजी है ना, संविधान को नहीं मानने वाला, हम तो सोचते हैं कि संविधान नहीं आया होता और मनुस्मृति लागू हुआ होता तो हम अभी कहाँ होते। तो हम उस आइडियोलॉजी को कतई नहीं मानते हैं, जो महिलाओं को सेकेंडरी समझती हैं। उस आइडियोलॉजी को हम कतई नहीं मानते हैं, जिस आइडियोलॉजी में वो उस खोखले हिस्ट्री की बात होती है जो हिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और हमेशा आप बाबर पे, आप अकबर पे, आप हुमायूं पे, आप किस पे चले जाते हैं, लेकिन अपना भी तो इतिहास बताइए। आप आप बता लीजिए कि बताइए आशुतोष जी, हम कैसे माने? आखिर में बिहार में चुनाव आ रहा है, आ गया है चुनाव। हम चाहते हैं कि बिहार के जो असली मुद्दे हैं उन पर बात हो, लेकिन क्या बिहार में चुनाव प्रधानमंत्री को गाली पर चुनाव होगा? प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया उस पर चुनाव होगा? प्रधानमंत्री जी अपनी माँ को इतना पॉलिटिकली कोई कैसे कर सकता है? मतलब मैं इसके लिए कुछ भी बोल जाऊं तो मुझे कम लगेगा, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की माँ को गाली दी गई है और सार्वजनिक रूप से है और उस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसके लिए सेकंड का काम है कि उस व्यक्ति को पकड़े, उस व्यक्ति को जेल में डाले, सबके सामने लेकर आए कि ये कौन है। लेकिन ये होने के बजाय जोड़ा जाता है आरजेडी से है, बीजेपी से है, और मेरी माँ को गाली दिया और रोने के नाटक तक भी किए जाते हैं। मतलब ये आंसू निकलते कैसे हैं? तो ये फेक जो मशीनरी है ना, ये जो फेक राजनीति है, हम इस राजनीति में फिट नहीं होते। हम गरिमा भरी राजनीति करते हैं। हमसे कोई ये कह दे कि जाओ जाओ माइक ले लो, कैमरा ले लो और टेंट्रम कर दो, हमसे नहीं होगा। हम वो हैं जो विलन बन जाएंगे लेकिन विक्टिम नहीं बनेंगे। विक्टिम नहीं बन सकते हम। मतलब आप हमको मार के चले जाओ और हम आपको छोड़ दें, ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता। ये जो हम उस राजनीति में कतई नहीं बिलीव करते हैं और नहीं कभी जाएंगे जो दंगा करा के आगे बढ़ती हो। इस देश के प्रधानमंत्री जी, मैं तो खुल के आपके चैनल पर कह रही हूँ कि गुजरात में जो दंगे हुए, वहां से निकले हुए आज इस देश में अगर पहुंचे हुए हैं, तो कोई भी घटना हो जाती है ना तो एक बार डाउट होता है कि कहीं ये बीजेपी खुद तो नहीं करवाई है। भले बीजेपी नहीं करवाई हो, भले बीजेपी नहीं करवाई हो, लेकिन ये डाउट होता है एक बार कहीं बीजेपी खुद तो नहीं करवाई है। जो गाली जिस लड़के ने दिया और उसको राजनीति में भुनाना, और दूसरों की माँ को क्या कहना, दूसरों की माँ के कहना कि ये तो 10,000 करोड़ का दहेज इटली से लेकर आई थी, दूसरे की पत्नी का रेट तय करना कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, फिर कहना कि देशवासियों कभी आप देखे हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? देशवासियों, अभी राजस्थान से जब सोनिया गांधी जी चुन कर गई और सोनिया गांधी जी को ये कहते हैं
कि भाइयों और बहनों, अभी ये जो इनकी सबसे बड़ी नेत्री है ना, ये राजस्थान से चुनकर जाएगी, ये राजस्थान से राज्यसभा जाएगी, ये चुनाव लड़ नहीं पाएगी, ये भाग जाएगी। जब आप तू तड़ाक एक महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उस राजनीति में फिट नहीं होते। हम मुजरा और मंगलसूत्र की राजनीति में कतई नहीं फिट होते। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है और हम डिग्निफाइड तरीके से स्वाभिमान भरी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन हम इस तरह के जो पॉलिटिक्स है कीचड़ वाली, जिसमें कमल उगता है, उसमें तो हम नहीं जा सकते। हमारे लिए वो नहीं है। प्रियंका, देखिए आशुतोष जी, वैचारिक मतभेद है। मतलब मैं हमेशा से ये फील करती आई कि आई ओ माई वेरी ओन एग्जिस्टेंस टू बाबा साहब। और क्योंकि उनके जितने भी राइटिंग्स मैंने पढ़े और जितना भी उन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर पर किया, वो अगर मनुस्मृति होती तो संभव नहीं होता। और हमेशा से ये बाबा साहब के खिलाफ रहे। आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, जिन क्योंकि इनकी वैचारिकी तो उसी पर आधारित है ना। बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, सावरकर समग्र पढ़िए। सावरकर समग्र में सावरकर लगातार बाबा साहब को गालियां देते हैं, गिरगिट बुलाते हैं, भौंकता है। अंबेडकर ये बोलते हैं, बौद्ध धर्म का मजाक बनाते हैं, उसको बौद्ध धर्म को कहते हैं कि वो कीचड़ है, कदाचार का, और बहुत सारी ऐसी बातें। गोलवलकर संविधान के खिलाफ, और ये बंच ऑफ थॉट्स में पूरा है, भारत के तिरंगे के खिलाफ है। तो जो बाबा साहेब के खिलाफ व्यक्ति है ना, वो कभी भी देश का भला होने दे ही नहीं सकते। तो इनका पूरा वैचारिकी ही इस तरीके से काम करता है कि संविधान विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी, और समय समय पर रिफ्लेक्ट करता आया है। तो इसीलिए कहते हैं ना, मेरा वैचारिक मतभेद है इनसे, वरना क्या किया मेरा ये, बस वैचारिकी का ही डिफरेंस है। क्योंकि आप देखिए ना, देश में हमेशा इनका वही रवैया रहा सब्जुगेशन का महिलाओं के प्रति। ये कौन लोग थे जो ज्योतिबा दंपति पर, मतलब सावित्रीबाई फुले पर सब पर पत्थर फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे? ये कौन लोग थे? हम सवाल करेंगे ना। और जिनके कारण हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं, आपके सामने बैठी हूँ, साथ बैठी हूँ, तो अगर उन आइकन्स को हमारे आप मजाक बनाएंगे, ये कहेंगे अंबेडकर मत करो, तो फिर तो हमारा तो आपसे मतभेद रहेगा ही रहेगा, वो कुछ भी हो जाए। और दूसरा कि देश में लगातार हमने देखा है कि सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए इनको जाना जाता है, उसी के लिए कुख्यात हैं ये लोग। तो जो ध्रुवीकरण करना चाहते हो, मोहन भागवत का रिसेंट बयान है, महिलाएं 3 बच्चे पैदा करें। अरे आपका तो मनुस्मृति बताता है, आपके तो कई सारे जिनको आप मानते हैं स्मृतियों को, वो बोलते हैं कि आप मुंह से पैदा हुए तो हो गए क्या, और आप हमको कहते हैं महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? इतना है तो आप ही कर लीजिए पैदा, क्योंकि आप तो मुंह वो सबसे करते हैं। तो बात इतनी है कि कुछ लॉजिकल बात करिए, और खास तौर पर जो संगठन महिला विरोधी हो, क्योंकि हमने देखा है भाजपा के कई नेताओं को जो बलात्कारी हैं उनको बचाते हुए, ऐसे कथित संतों के साथ खड़ा होते हुए, उनके पैरों में नतमस्तक होते हुए, जो बच्चियों के बलात्कार में लिप्त हैं। तो हमारा तो पूरा वैचारिकी मतभेद ही है कि वो पार्टी जो महिला विरोधी है, जिनके प्रमुख नेता महिलाओं के खिलाफ ही बोलते हैं, जो हमेशा से दलितों पिछड़ों को उनके हक हुकूक से वंचित करना चाहते हैं। हमने देखा, हम आरक्षण बढ़ाए तेजस्वी जी, उसको लोग खारिज करवा दिए, 9वीं ने सूची में शामिल नहीं होने दिए। तो जो हमारे तबके से आने वाले लोगों को बढ़ी हुई नौकरियां मिल सकती थी, वो सब खत्म हो गया ना। तो हम तो सिस्टमैटिकली देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे रिजर्वेशंस को भी खत्म किया जा रहा है, फीमेल को उसी तरीके से सब्जुगेट किया जा रहा है, और लगातार आप वही करते आ रहे हैं। तो हम कैसे इनके साथ खड़े हो सकते हैं? ये वो संगठन है ही नहीं जिसके साथ कोई भी मानसिक तौर पर जो विक्षिप्त है वही उनके साथ खड़ा होगा। जो पढ़ा लिखा समझदार है, जो समाज की भलाई चाहता है, वो कभी संगठन के साथ नहीं आ सकता है। प्रियंका, आपके इसी बात से आपको बैन किया जाएगा फिर से। मानसिक रूप से विक्षिप्त आप लोगों को कभी डर लगा कि इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी सरकार है, 10 साल से ज्यादा उनकी सरकार हो चुकी है, और बहुत बड़ा, अभी जैसे कंचना ने खुद ही कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी है, तो जब आप टीवी में डिबेट करती हैं और बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, या कभी कभी झौझौ भी हो जाती होगी, तो कभी डर लगा कि अरे कहीं ये लोग, कहीं मेरे ऊपर हमला ना हो जाए, कहीं कोई चीज ना हो जाए? क्योंकि ये स्वाभाविक सा होता है। आशुतोष जी, अगर मैं इसका जवाब दे पाऊं तो ये होगा कि खोने के लिए क्या है हमारे पास? पहली पीढ़ी है ना। मतलब मैं तो जिस परिवार से आती हूँ, आर्थिक तौर पर इतना कमजोर है कि वो घर पे भी आएंगे तो हमारे पास अपना घर नहीं है, दादाजी का जो घर है उसी में रह रहे हैं। खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है। और दूसरी बात, आप तो हमको दीवार तक धकेल ही दिए हैं ना, अब हम गिरेंगे कहाँ? अब तो पुश करेंगे आपको।
अब जहां तक आप झेल पाइए आप झेलिए, क्योंकि आपने तो बहुत धक्का दे दिया, जमीन तक गिराया, अब आपको हम धक्का देंगे। इसलिए हमको नहीं लगता कि किसी भी तरीके से डरना। और दूसरी बात यह है कि आप लोग साथ में है ना, क्यों घबराएंगे? और पुलिस केस नहीं मिलेगा। मतलब सोशल मीडिया को मैं एक रिवोल्यूशनरी फॉर्म में देखती हूँ कि आवाजों का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ उस स्पेस के कारण, कि जो आवाज सुनी नहीं जाती थी वो आवाजें भी अब डिबेट डिस्कोर्सेस का हिस्सा बन रही है। जो बहुत ज्यादा खुद को इंटेलेक्चुअल माना करते थे, अब जनता उन पे भी सवाल खड़े कर रही है कि इंटेलेक्चुअलिज्म कैसे वो हो सकता है कि गलत हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि गलत के खिलाफ चुप भी रह जाना वो भी गलत को बढ़ावा देने जैसा होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब समाज साथ है, पूरा हाशिए का तबका जो 90% आबादी है, उसके अलावा प्रोग्रेसिव लोग, लिबरल लोग जो समाज में बदलाव चाहते हैं, जो अच्छाई चाहते हैं कि देश ग्रो करे, डेवलपमेंट के रास्ते पर जाए, जब वो साथ खड़े हैं तो किसको कैसा डर? और लालू जी तो उस समय में लड़ते रहे जिस समय पूरा अकेडमिया, मीडिया, इतिहास का सब उनके खिलाफ काम कर रहे थे, तब वो लड़ते भिड़ते रहे। तो अब तो हमारे साथ आप लोग हैं, तो अब तो बिल्कुल नहीं घबराना है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.